गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पावर ऑफ एन एसी सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जब पता है कि जो हमारा एसी सर्किट होता है उसमें हमारा ईएमएफ और करंट दोनों वेरी करते हैं साइन के फंक्शन की तरह, ठीक है। ईएमएफ भी वेरी करता है और करंट भी वेरी करता है, ठीक है। कोई भी फेज एंगल, इनमें कोई भी फेज का डिफरेंस हो सकता है लेकिन वेरी करते हैं। उस सिचुएशन में होता क्या है कि हमें पावर फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन को यूज करके पावर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर होती क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिखेंगे। किसी भी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ हो सकता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है, ठीक है। और हमारा करंट हो सकता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इनमें कोई फाई का फेज डिफरेंस है, ईएमएफ और करंट में फाई का फेज डिफरेंस है, हमने फाई लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो dt टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करना। dt हमारा एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, छोटे से टाइम इंटरवल में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उसके लिए फार्मूला आपका होता है dw इक्वल टू EI/dt। जैसे हम नॉर्मल कंडीशन 10th क्लास में पढ़े थे ना, dw इक्वल टू P, यहाँ पर VI/dt पढ़ते थे हम, हैं। तो यहाँ पर V की जगह हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ EI और dt लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हमारा था dw के इक्वल, ठीक है। अब एक्चुअल में हम इसको खोलेंगे कैसे? हमें एक फार्मूला पता था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, उसी के बेस पर हम इसको खोलेंगे। साइन ए प्लस बी होता है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता था ना। इस फार्मूला के यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू जो ई नॉट आई नॉट है वो तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ई नॉट आई नॉट ये बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी को भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाई को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, उसी फार्मूले की तरह कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये आपका सॉल्व हो गया इंटू डी टी हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें, साइन ओमेगा टी का पूरा अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई बचा, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई लिख दिया हमने, ठीक है। और डी टी तो था ही, तो हम डी टी को लिख देते हैं बाहर, डी टी को लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी। अब जैसे फार्मूले हैं हमारे, कॉस 2 ओमेगा टी का फार्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है ना फार्मूला। तो यानी यहाँ से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारा कितना हो जाएगा? इधर ले जाएंगे कॉस ओमेगा टी को, तो 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब वैसे ही हमें एक फार्मूला और पता होना चाहिए, साइन 2 ओमेगा टी होता है हमारा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये होता है ना। अब यहाँ से अगर हम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। इन दो फार्मूलों का यूज करके हम अब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो जो आपका डी डब्ल्यू है उसको हम लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट करते हैं पहले, ये वाली वैल्यू। तो आपका आ गया 1 - कॉस
2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉस फाई था तो कॉस फाई हम लिख दिए, ठीक है। अब ये वैल्यू है आपकी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और इस वैल्यू के इक्वल है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यानी कि साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन फाई, ये डायरेक्ट हम यहाँ प्लेस कर दिए, इंटू डी टी है तो डी टी को लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम और ज़्यादा क्लेरिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 2 दोनों तरफ कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं ना, तो हम डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल लें, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 लिख दिया। अब यहाँ पर कॉस फाई इस टाइप से लिख सकते हैं ना, कॉस फाई का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 तो हम बाहर ले गए थे, 2 से कोई मतलब नहीं हमारा, साइन फाई इंटू साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, साइन फाई इंटू साइन 2 ओमेगा टी, और डी टी तो बाहर था, डी टी को हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन टाइम टी, यानी कि एक टाइम पीरियड में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है। कैन वी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ द दिस इक्वेशन फ्रॉम टी जीरो टू टी, ठीक है, टी जीरो से टी तक, यानी कि टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टाइम पीरियड में इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टाइम पीरियड में कितनी कंज्यूम हुई है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है वो हम देखते हैं। जैसे W को इंटीग्रेट, DW को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है W आएगा। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से T, यानी कि जो टाइम पीरियड है वहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, जहाँ से हमारा ऑसिलेशन शुरू होता है फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड हमने T लिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 है तो 2 ही लिख दिए, कॉस फाई लिख दिया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर हम चाहें तो डी टी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो डी टी भी लिख देंगे, चलिए बाद में लिखेंगे उसको, कॉस फाई लिख दिया, माइनस कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे इक्वेशन में साइन फाई इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है। इस टाइप से हमने इक्वेशन कंप्लीट की है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको अब अंदर इंटीग्रेशन को ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। कॉस फाई आपका टाइम का कोई फंक्शन है ही नहीं इसमें, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कॉस फाई को भी हम बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से, और डी टी यहाँ से डी टी का मल्टीप्लाई होगा ना, तो डी टी ये ले आए और 0 से टी, ठीक है, 0 से टी यानी एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 से टी माइनस कॉस फाई नेक्स्ट टर्म का है। अब इंटू कॉस ये है ना, तो 0 से टी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी लिखा है, प्लस साइन फाई आपका कांस्टेंट था तो साइन फाई बाहर लिए, 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमने इसको लिख दिया है। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो आपका डी टी है, ऐसे इसको समझ सकते हैं, जो आपका डी टी है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक में तो आपका वो टी हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस 0, यानी कि डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा, और टी में जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो टी माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि डी टी का इंटीग्रेशन हमारा टी ही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जगह हम यहाँ के कॉस के इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं कि जो आपका कॉस का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 0 से टी तक हम जब इंटीग्रेट करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी को, तो ये हमारा इंटीग्रेशन इक्वल होगा डी टी इक्वल टू होगा हमारा 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा इसे समझने के लिए हम ग्राफ की मदद ले सकते हैं। जैसे मान लो कॉस का फंक्शन कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ दे रहा है, ठीक है, और साइन का फंक्शन एक टाइम पीरियड में कुछ इस टाइप से ग्राफ दे रहा है, ठीक है। तो इनका जो एरिया होता है, इंटीग्रेशन एरिया ही तो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखो,
जितना एरिया हमारा अपवर्ड है उतना ही एरिया डाउनवर्ड है, जितना एरिया अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, और इन दोनों केसेस में एरिया भी सेम ही है, ठीक है, अंदर एरिया अंडर कर्व सेम ही है। तो यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, जितना एरिया अपवर्ड उतना ही एरिया डाउनवर्ड, यानी कि एरिया ओवरऑल कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है, यानी इन दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करके सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ तक हमने लिख दिया था, अब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी है। W इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 तो है ही डायरेक्ट। अब cos फाई लिख देंगे, और अभी dt को हमने इंटीग्रेट करना बताया था, उसकी वैल्यू आपकी टाइम पीरियड यानी कि t आ रही थी, ठीक है, और माइनस के बाद आपके सारे टर्म यानी कि cos फाई इंटू जीरो प्लस साइन फाई इंटू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यानी ओवरऑल आपका W आ गया है वो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई के बराबर आ रहा है W, ठीक है। तो इस प्रकार से हम W को लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है। पावर को हम कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। जो पावर होती है हमारी AC सर्किट में, एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट, वो W अपॉन T होती है, ठीक है। P एवरेज W अपॉन T है, तो इसको हम W अपॉन T करेंगे तो ई नॉट आई नॉट T cos फाई, ठीक है, अपॉन 2 है, और डिवाइड बाई T करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो पावर आ रही है ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं हम, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपकी P एवरेज है, एवरेज पावर है, वो हमारी आ रही है ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई, ये हमारी एवरेज पावर आ रही है, ठीक है। ई नॉट अपॉन √2 को हम वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF, आई नॉट अपॉन √2 को वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, या इसको हम ई नॉट अपॉन √2 को हम RMS वैल्यू ऑफ EMF भी बोलते थे, आई नॉट अपॉन √2 को RMS वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते थे, वो हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यानी कि जो एवरेज पावर है P एवरेज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EV IV cos फाई, ठीक है। इस टाइप से हम एवरेज पावर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू पावर, ठीक है। जो एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट होती है उसे ट्रू पावर भी बोलते हैं हम, ठीक है। और जो EV इंटू IV है, इसको हम एपरेंट पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर भी बोल सकते हैं। और जो हमारा cos फाई होता है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। ये टर्म इम्पॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। जैसे हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस कह रहा है AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। जब हमारा AC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो उस केस में क्या होगा, जब AC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में जो आपका फाई होगा, फाई की वैल्यू हमारी जीरो होती है, ठीक है। जो आपका फेज एंगल होता है वो वैल्यू हमारी जीरो होती है। तो उस केस में जो आपकी P एवरेज हो जाएगी, पावर एवरेज EV IV cos फाई, फाई की वैल्यू हमें पता है जीरो है, तो यानी कि cos फाई जीरो, यानी कि cos जीरो की वैल्यू 1, तो EV IV इंटू 1 यानी कि EV IV हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा केस हम लेते हैं, AC सर्किट हैविंग L ओनली, यानी कि इंडक्टर हो, सिर्फ AC सर्किट में इंडक्टर हो, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी। अब जब इंडक्टर होता था तब हमने बताया था कि जो आपका इंडक्टर होता है उसमें आपका EMF लीड करता है π/2 से, ठीक है। EMF लीड करता है π/2 एंगल से, फेज एंगल से, ठीक है। तो उस केस में आपका फाई क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और P एवरेज क्या हो जाएगी, EV IV cos फाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, फाई की वैल्यू π/2 पुट करेंगे और cos π/2 होता है जीरो, तो यानी कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस की बात करते हैं, AC
सर्किट हैविंग सी ओनली, यानी कि एसी सर्किट में जब सिर्फ आपका कैपेसिटर हो तो उस केस में सिचुएशन क्या बनती है। अब कैपेसिटर में आपका हमने बताया था कि जो आपका कैपेसिटेंस का जो एक्स सी है वो आपका लैग करता है, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है सिर्फ जब सर्किट में तो आपका ईएमएफ लैग करता है, और लैग कितने एंगल से करता है, -π/2 के एंगल से लैग करता है। ठीक है, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई वी आई वी कॉस फाई की जगह हम जब कॉस -π/2 पुट करेंगे तो कॉस -π/2 की वैल्यू भी होती है 0, तो यानी ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, एसी सर्किट हैविंग एल एंड आर। जब एसी सर्किट में एल और आर दोनों हों तब उस सिचुएशन में कैसे सिचुएशन बनेगी उसे हम डिस्कस करेंगे। अब एल और आर होंगे तो आपका हमें बताया था कि एल का ईएमएफ यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एंगल जो रेजिस्टेंस होगा आर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अलोंग जो रेजिस्टेंस होगा वो ओमेगा एल यानी कि एक्स एल होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस होता है π/2 का, यानी कि ईएमएफ लीड करता है इस केस में, और आर से ईएमएफ लीड करता है। ठीक है, तो यानी कि हम π/2 का फेज एंगल डिफरेंस बता दिए हैं। अब यहाँ से देखो, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल है आपका वो फाई का एंगल है, रिजल्टेंट के साथ फाई का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये जो आपका tan फाई होगा, tan फाई की वैल्यू क्या होगी, tan फाई होगा हमारा ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, और cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई होता है बेस हमारा आर है, और हाइपोटेनियस की बात करें तो ये हाइपोटेनियस है हमारा ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो cos फाई की ये वैल्यू हो गई हमारी। तो अब पावर एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज पावर होगी ई वी आई वी कॉस फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे आर अपॉन √ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एवरेज पावर हो जाएगी इन केस ऑफ एल एंड आर। अब फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एसी सर्किट हैविंग सी एंड आर, यानी कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस हो एसी सर्किट में तब क्या सिचुएशन बनेगी उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होंगे तो आपका हमने बताया था कि आपका कैपेसिटेंस के केस में होता है क्या, ईएमएफ लैग करता है π/2 के एंगल से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने रेजिस्टेंस माना तो यहाँ पर ओमेगा सी यानी कि एक्स सी को लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाएंगे, ये एंगल हमने फाई का एंगल दे दिया, तो आपका tan फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan फाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं, tan फाई हो जाएगा हमारा 1/ωc/r। ठीक है, वैसे ही cos फाई हो जाएगा, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारा r, और हाइपोटेनियस हम लेंगे तो वही हमारा हाइपोटेनियस जैसे हम निकाल सकते हैं r² प्लस c²। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एवरेज पावर निकालेंगे, पी एवरेज क्या होगी, ई वी आई वी कॉस फाई की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। ठीक है, तो r अपॉन √r² प्लस 1/ωc² लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा केस, जिसमें हम एल सी और आर तीनों चीज़ें कंपोनेंट लेके चलेंगे। एसी सर्किट हैविंग एल सी एंड आर, एसी सर्किट जिसमें एल सी और आर तीनों चीज़ें हों तो उस केस में कैसे हम पावर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो ये है, और इंडक्टेंस लीड करता है, ईएमएफ इंडक्टर का ईएमएफ लीड करता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर हमने माना इंडक्टर का जो आपका रिएक्टेंस है वो है ओमेगा एल, और कैपेसिटर में लैग करता है तो ये हमने ओमेगा सी मान के चला। ठीक है, एक्स सी मान लेते हैं, एक्स सी मान लिए। ठीक है, अब इनको हम वेक्टोरली ऐड करेंगे तो ये हमारा मान लिया वेक्टरली एक्स एल माइनस एक्स सी है ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल बन रहा है फाई। ठीक है,
और एक्स एल माइनस एक्स सी है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये होगा हमारा, ये तो हमारी हाइट है ये, और ये जो होगा हमारा वो होगा हमारा किसके बराबर, इनका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हो जाएगा r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे tan फाई है, tan फाई की अगर वैल्यू की बात करें तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी/r। ठीक है, वहीं पे cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/√r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से cos फाई की वैल्यू हो गई। अब सिर्फ पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो P एवरेज क्या हो जाएगा, EV/IV cos फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो r/√r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एवरेज पावर इस केस में ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, एल, सी और आर तीनों सर्किट होंगे तब एवरेज पावर हमारी ये निकल के आ जाएगी। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है LC ऑसिलेशंस। ठीक है, LC ऑसिलेशन, जब हमारा L और C यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में ऐड होंगे तो उस केस में होगा क्या, हमारे ऑसिलेशंस होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ये हमने कैपेसिटर बताया और ये हमने इंडक्टर बनाया है। ठीक है, फिर एक दूसरा डायग्राम हम आगे बना लेते हैं, सेम डायग्राम है इनमें। फिर हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसको अभी हम बताएंगे ये इतने डायग्राम क्यों बना रहे हैं। फिर एक डायग्राम और बना लेते हैं। अब देखो, इनिशियली हमने कैपेसिटर को चार्ज रखा है। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, यानी कि इस केस में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इंडक्टर को कनेक्ट किया है, इंडक्टर को जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये चार्ज फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू, यानी कि इंडक्टर के थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा। तो होगा क्या, जब हमारा इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो उस केस में इंडक्टर करंट का अपोज करेगा, यानी कि कैपेसिटर हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर करंट का अपोज करेगा जो आपका करंट फ्लो हो रहा है। और इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो आपको एक चीज़ पता है कि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। ठीक है, जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, यानी कि जो आपका कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो धीरे धीरे इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई इंडक्टर के अंदर, तो जब हमारा इंडक्टर के अंदर जब हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है तो आपको पता है कि जब हमारा इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारा कैपेसिटर को चार्ज करेगा, लेकिन इस बार चार्जिंग डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर वही फिनोमिना फिर ऑकर होगा धीरे धीरे, कि यानी कि यहाँ पर फिर आपकी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होगी और इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, जो पहले डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी इस बार। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं, ये इस टाइप से स्टोर हो गई और इस टाइप से डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि यहाँ पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं। जो चार्ज है कैपेसिटर के अंदर चार्ज है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का ये वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम बोलते हैं ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, इसका नाम होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस।
लेकिन रियलिटी में अनडैम्प्ड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका वायर है उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ लॉस होगा और उसको हम बोलेंगे डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है जब लॉस होता है, अब आपका एम्पलीट्यूड घटता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आपका, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे अगर हम बात करें इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो होता है Q अपॉन सी। अब दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू होना चाहिए Q अपॉन सी के बराबर। ठीक है, तो इसको हम इधर लाके एल डी आई अपॉन डी टी प्लस Q अपॉन सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे I है हमारा, हमें पता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है I। ठीक है, अब डी आई अपॉन डी टी अगर हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें, डी आई अपॉन डी टी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हम डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, तो ऊपर पुट जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को एल से हम डिवाइड करते हैं। एल से डिवाइड करेंगे तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस टाइप की इक्वेशन में अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन एल सी होता है ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एल सी होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम रेजोनेंस वाली कंडीशन में पढ़े थे ना, 1 अपॉन एल सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें क्लियर हुई, 1 अपॉन एल सी ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक जनरल सॉल्यूशन होता है जो होता है Q इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इस पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी है? जैसे इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज था Q इक्वल टू क्यू नॉट था। ठीक है, तो हम बाउंड्री कंडीशन पहली ये लगा रहे हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिख दिया, और टाइम a कॉस ओमेगा 0 प्लस b साइन ओमेगा 0। ठीक है, यानी कि क्यू नॉट आ गया हमारा a के बराबर, a इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे, उसमें क्या देखेंगे? I को सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि D इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी क्यू अपॉन डी टी को। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा क्या? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आएगा ना डिफ्रेंशिएट करने के बाद। ये हम डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर करंट था हमारा 0, सर्किट में कोई करंट नहीं था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था, तो ये हमने इस टाइप से लिख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? टाइम t इक्वल टू 0 करंट है 0, यानी कि I 0 है, स्टार्टिंग में I 0 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल टू 0 की, तो ये तो टर्म पूरा 0 बन जाएगा, और ये 0 यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा b। ठीक है, ये यहाँ पर पुट करेंगे ना तो ये 0 वाला टर्म कॉस 0 में चला जाएगा और ये हमारा b बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये चीज़ हुई, अब b इक्वल टू 0 हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ से b इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है। अब हम अगर फाइंड आउट करें तो आपका चार्ज कितना आ रहा है? q इक्वल टू a की जगह हमने क्यू नॉट लिखा है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी लिख दिया, प्लस b की जगह 0 है, तो पूरा इक्वेशन 0 ही है, कोई मतलब नहीं, उसको 0 कर देते हैं। ठीक है,
तो यानी जो चार्ज है हमारा वो इससे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का हार्मोनिक फंक्शन है। चार्ज हार्मोनिक फंक्शन है, एक प्रकार का डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, साइनोसॉइडल फंक्शन की तरह इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा एक इक्वेशन, वैसे तो आपको ये पता ही है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और एफ की वैल्यू जो है वो 1/2 पाई अंडर रूट LC आती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको हम डिस्कस किए हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।